हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? देखिए, इकोनॉमिक लॉस का जो मुझे को मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी आज, ठीक है? आपके बीकॉम के थर्ड ईयर के 2021 के पेपर की आज हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है? तो फ्रेंड्स, बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये 100 मार्क्स का आपका पेपर था। 2 आवर्स आपको अलॉटेड होते हैं और 100 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। तो 60 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है? काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी होते हैं फ्रेंड्स, बट इसमें जो इकोनॉमिक लॉज है, आपको पता है कि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है? बट इसको प्लीज़ बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें आपको बारीकी से चीज़ें याद भी रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना? कुछ जैसे कि भाई रीजनल ऑफिसेज कितने हैं, ठीक है ना? इस एजेंसी का नाम क्या है भाई? आपसे सेबी का फुल फॉर्म पूछ लेंगे, तो वो थोड़ी सी चीज़ें आपको याद करने वाली हो जाती है। बट मेरा देखिए फ्रेंड्स, आप पढ़ क्वेश्चन से भी सकते हो, आंसर्स आप गूगल कर लेंगे, वो भी ठीक है। बट मैं आपको अगर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ इस तरीके से मान लीजिए 100 क्वेश्चंस हैं और आप इसमें 20-30 मिनट्स लगाकर आप ये समझ सकते हैं सारी चीज़ें ढंग से, तो क्यों ना हम इस तरीके से समझ लें, और जिससे हमारे को जो सब्जेक्ट्स हैं अच्छा स्कोर करने में हेल्प देगा। क्योंकि देखिए, अब ये ग्रेजुएशन का आपका फाइनल ईयर है, तो कहीं ना कहीं अच्छे से आपको देखना भी है कि भाई कहीं ना कहीं आपका जो रिजल्ट है वो अच्छे से मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है? चलिए, तो कहता है अ डिज़ाइन व्हेन रजिस्टर्ड शेल कंसिडर्ड एज द रजिस्टर्ड एज ऑन द डेट ऑफ, मतलब एक जो डिज़ाइन है वो कब रजिस्टर्ड हो जाता है? देखिए, जब आप अप्लाई कर देते हैं उस डेट से वो रजिस्टर्ड माना जाता है, ठीक है ना? ये नहीं कि सर्टिफिकेट जब मिलेगा तब होगा। अब भाई आज आपने अप्लाई कर दिया, तो मान लीजिए आपके बाद कोई और अप्लाई करता है, बट उसको मिल जाए और आपको ना मिले, तो आप कहेंगे भाई मैं तो पहले से ही अप्लाई कर रखा है। तो इसलिए बोल रखा है एप्लीकेशन की डेट से ही माना जाता है, ठीक है ना? अब जब ये सब चीज़ें आपने प्रैक्टिकल देखी होती तो आपको इस सब चीज़ों का समझ में आता। बट नहीं तो इंसान, अब मान लीजिए स्टूडेंट है, वो क्या करेगा? सर्टिफिकेट वाला कर देगा कि भाई डेट तो वही इनवैलिड होती होगी। क्योंकि जैसे आप पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट में भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो फ्रेंड्स वो कंसेप्ट अलग है और डिज़ाइन का कंसेप्ट जो होता है वो अलग होता है, ठीक है? मीनिंग ऑफ आर्टिकल अंडर डिजाइन एक्ट, आर्टिकल का क्या मतलब होता है? आर्टिकल मतलब होता है मैन्युफैक्चर विच इज आर्टिफिशियली और पार्टली आर्टिफिशियल, ठीक है ना? कोई भी आप चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। और ओरिजिनल का क्या मतलब होता है? ओरिजिनल मतलब वो जो चीज़ ओरिजिनल होती है आपके अपने हिसाब से, ठीक है ना भाई? ओरिजिनल मेकर ऑफ सच डिज़ाइन, भाई मान लिया मैंने कोई डिज़ाइन बनाया तो उसका मैं ही तो मेकर हुआ, उसे ही ओरिजिनल डिनोट करते हैं। द फर्स्ट जीआई, देखिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को क्या इंडिकेशन को क्या बोलते हैं फ्रेंड? जीआई टैग, टैग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? और दार्जिलिंग टी को सबसे पहला ज्योग्राफिकल टैग दिया गया था। जैसे आप लोग जानते हैं दार्जिलिंग वगैरह, ये असम वगैरह की साइड की, नॉर्थ ईस्ट की साइड की जो चाय वगैरह फेमस होती है, उस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है? हु हु मेक रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिज़ाइन, जो भी रजिस्ट्रेशन करता है डिज़ाइन का वो कौन करता है? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी, बट आपको पता होना चाहिए कंट्रोलर रजिस्ट्रेशन करता है। एनी पर्सन एग्रीड, एग्रीड का मतलब होता है फ्रेंड जो भी किसी पर्सन से या किसी ऑर्डर से दुखी होता है, ठीक है ना? अगर कोई भी पर्सन दुखी है किसके ऑर्डर से? रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट से, तो वो क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। यस, कर सकता है। तो कितने महीने के अंदर उसको अपील करनी पड़ेगी? तो विद इन 3 मंथ्स उसको अपील करनी पड़ेगी। ऑथर इन रिलेशन टू अ लिटरेरी वर्क मीन्स द ऑथर ऑफ, अगर कोई लिटरेरी वर्क का ऑथर है, जैसे मान लीजिए मैंने अगर कोई बुक लिखी है तो उसका मैं ऑथर हो गया, तो क्या हुआ? क्योंकि मैंने वो बुक को राइट किया था, इसलिए मैं उसका ऑथर बना और फिर वो पब्लिश हो गई, तो उस पर मैं अपना कॉपीराइट ले लूंगा। द लाइसेंस टू अ कॉपीराइट इन एनी एग्जिस्टिंग वर्क में बी ग्रांटेड इन राइटिंग बाय द, जो भी लाइसेंस होता है वो कौन ग्रांट करता है? कोई भी कर सकता है फ्रेंड, ओनर भी कर सकता है या उसका एजेंट कर सकता है, ठीक है ना? तो आप जब दोनों ऑप्शन आ गए तो आइदर ए और बी के साथ आप जा सकते हैं। कॉपीराइट सबसिस्ट इन दिस वर्क, कॉपीराइट का क्या मतलब होता है? कॉपीराइट का मतलब होता है सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, ओरिजिनरी लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, साउंड रिकॉर्डिंग्स, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाती हैं? शामिल हो जाती हैं। कॉपीराइट एक्ट केम, कॉपीराइट एक्ट कब आया था फ्रेंड्स? देखिए अब देखिए फ्रेंड्स, यही अप्रोच होता है कि कहीं ना कहीं आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और मैं आपको गाइड करूंगा। देखिए क्या है, अब जैसे इसने पूछा कॉपीराइट कब आया, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब इसने कॉपीराइट का पूछ लिया तो पेटेंट का पूछ सकता है, पेटेंट का पूछ सकता है तो ट्रेडमार्क का पूछ सकता है। क्यों ना आप एक ऐसा नोट बना ले और यहाँ पर लिखे डेट का
इनेक्टमेंट और यहाँ पर आप तीनों का लिख लें। मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए कॉपीराइट एक्ट 1958 में आया था, पेटेंट एक्ट 1972 में आया था और ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में आया था। तो आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में समझ सकते हैं इस तरीके की चीज़ें। अब जैसे ये बोल रहा है कॉपीराइट एक्ट 1950, मैंने आपको क्या बताया 1958 बताया। अब आप ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, बचा क्या 1958, तो उसको आप चूज कर लेंगे, ठीक है ना। बट अब आपके पास इस तरीके का नोट अवेलेबल होगा तभी आपको हेल्प मिलेगा। आज आप कॉपीराइट एक्ट पढ़ लेंगे 1958, कल को आप पेटेंट पढ़ेंगे, ट्रेडमार्क पढ़ेंगे, आप ये भूल जाएंगे तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करनी पड़ेगी जिससे आपको पढ़ाई आपकी जो आप समय दे रहे हैं उसको यूटिलाइजेशन भी ढंग से होगा। पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? पर्सन के अंदर फ्रेंड्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल, सारी चीज़ें शामिल होती हैं। व्हेन फेमा केम इनटू फोर्स इन इंडिया, फेमा कब आया था? तो 1999 में आया था फ्रेंड्स ये, ठीक है। तो अब 1999 में आया था और अब उसमें आप इफेक्टिव डेट कोई भी लगा लीजिए, आई थिंक, ठीक है ना। मेरे हिसाब से 1999 में आया था और इफेक्टिव अगर जो 2000 से हुआ तो आप 2000 मार्क कर सकते हैं। इसको आप एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा। देखिए ज़रूरी नहीं है कि मुझे सारी चीज़ों का आइडिया है, बट हाँ मुझे ये पता है एक्ट 1999 में आया था। हो सकता है इफेक्टिव वो 2000 से हो, जनरली इस तरीके से हो जाता है। तो आप प्लीज़ इन दोनों ऑप्शन में से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, फेमा एक्सटेंड्स टू, फेमा पूरी इंडिया में एप्लीकेबल होता है, होल ऑफ इंडिया, ठीक है। हु कैन मेक ट्रांजेक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन सिक्योरिटीज इन इंडिया, तो कौन ट्रांजेक्शन कर सकता है? तो फ्रेंड्स ऑथराइज डीलर होते हैं, ऑथराइज पर्सन होते हैं जो कि फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हैं। डैश सेक्शन ऑफ फेमा इज रिलेटेड विद अपॉइंटमेंट ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मतलब एडजुडिकेटिंग जो अथॉरिटी होती है उसको कौन सा सेक्शन डील करता है? तो वो सेक्शन है हमारा 16, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं आप एक्ट वाइज मेंटेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने पास, ठीक है। चलिए, एपेलेट ट्रिब्यूनल वेस्टेड द पावर्स ऑफ सिविल कोड, जो एपेलेट ट्रिब्यूनल होता है हमारा उसके पास सिविल कोड्स की पावर्स होती हैं। तो क्या ये कहना ठीक है? बिल्कुल फ्रेंड्स, ये ठीक है कहना। देखिए ठीक होता है या गलत होता है, इस तरीके से पार्टली ट्रू पार्टली फॉल्स ये कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं चलते, ठीक है ना। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि सर थोड़ा थोड़ा आता है, तो सर थोड़ा थोड़ा का फ्रेंड्स प्रैक्टिकल लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। या तो आपको कोई चीज़ पूरी आती है या कोई चीज़ बिल्कुल पूरी नहीं आती, ठीक है। इस पर हमारे को ध्यान रखना है। 17 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हु प्रोवाइड राइट्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज अंडर फेमा, कौन सा बैंक है जो अधिकार करता है? तो फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक तरीके से राइट्स प्रोवाइड करे हुए हैं कि भैया आप फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए सेंट्रल बैंक तो जो हमारा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है, बट उसने ही अगर अधिकार दे रखा है तो इसलिए वो डील कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, नहीं तो सिर्फ आरबीआई ही डील करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सेक्शन ऑफ फेमा इनकॉर्पोरेट प्रोविजन रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ दिस एक्ट। अगर आप इस एक्ट का फेमा फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है ना। अगर इस एक्ट का वायलेशन करते हैं तो कौन सा सेक्शन 13 रिस्पॉन्सिबल होता है? अंडर डैश सेक्शन ऑफ फेमा अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल मे बी फाइल्ड, मतलब अगर आपको अपील करनी है, ठीक है ना, किसी ऑर्डर से आपको अपील करनी है तो आप कौन से सेक्शन के अंदर जाएंगे? सेक्शन 35। टेन्यर ऑफ चेयरपर्सन ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल, और फिर जो ये एपेलेट ट्रिब्यूनल है उस देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं। देखिए एक तो होता है मान लीजिए फेमा की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, फिर होता है एपेलेट ट्रिब्यूनल, और फिर आते हैं आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे को ये अप्रोच पता होनी चाहिए कि सर अभी तो आप एडजुडिकेटिंग कहीं अथॉरिटी की बात हो रही है, कहीं एपेलेट ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, तो आपको एक सीक्वेंस पता होना चाहिए, ठीक है ना। जनरली बच्चे जो है खो जाते हैं कि पता ही नहीं चल रहा सर कहीं तो एपेलेट ट्रिब्यूनल आ रहा है, कहीं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आ रहा है। तो आप इस तरीके से डिफरेंस करके याद समझ सकते हैं कि चीज़ें कैसे चलती हैं, ठीक है। अब ऐसे मत कर दीजिएगा कि एपेलेट ट्रिब्यूनल की अपील एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी छोटी अथॉरिटी है, ये बड़ी हो गई, फिर ये इससे बड़ी हो गई, और सुप्रीम कोर्ट तो आपको पता ही है सबसे एपेक्स कोर्ट है हमारा। तो चलिए, ये तो क्वेश्चन के साथ साथ मुझे अब मैंने अपनी बातें बता दी आपको। अब वो क्या बोल रहा था कि जो टेनर होता है वो चेयरपर्सन का, देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, 5 ईयर्स या 65 साल, विच एवर इज अर्लियर। तो ए एंड बी विच एवर इज अर्लियर इसमें दे दिया, और ऑप्शन ए और बी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबा ना होते हुए मैं इसको आज 20 क्वेश्चन तक ही कंप्लीट करूंगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के रिस्पांस पर ही डिपेंड करता है कि आप लोग कितना अच्छे से इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो मैं आगे कोशिश करता हूं और वीडियोस बनाने के लिए। तो आगे जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 21 क्वेश्चन से हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। प्लीज़ एक आपसे रिक्वेस्ट है कि नॉलेज
तभी शेयर करते रहिए, तभी आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है? हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड कमेंट करके अच्छे से क्वेश्चन पूछ ले और मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ, तो आपकी भी नॉलेज एनहांस होगी, ठीक है ना? अगर आप सोचेंगे सिर्फ इस वीडियो को अपने तक ही रखने के लिए, तो कहीं न कहीं आप नॉलेज को अपने पास तक ही सीमित रख रहे हैं, उससे आपका नॉलेज एनहांसमेंट नहीं होगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।